हेलो दोस्तों, आदि चुपाली एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे बुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला का मतलब होता है अंग्रेजी में आर्किटेक्चर, ठीक है ना। जो मानव के रहने के लिए किसी स्थान को बनाते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? वास्तुकला कहते हैं। आगे चलते हैं। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसे पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देके इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हड़प्पा की कहानी, एक कहानी स्टार्ट होती है जिसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अपने याददाश्त में इसको रख लेंगे। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छे ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक मिला, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो जो रेलवे लाइन वहाँ पर बिछ रहा था, उसी ईंटें को निकाल निकाल कर रेलवे लाइन पूरी बिछा दी गई। तो बहुत सारे जो इमारत थे वो उस समय क्या हो गए? नष्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। चूँकि बता रहा है कि सबसे पहले जो जगह पर ये सब सामान मिला वो हड़प्पा में मिला था, इसलिए इसी जितने भी इसके बाद और इमारतों में मिला सामान, वो सभी को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता ही नाम दिया गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इसे नोट कर लीजिएगा, 4700 साल पहले हुआ था जो। ठीक है, आगे देखते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो हम लोग नगर के बारे में देख रहे हैं, इस नगरों की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, है ना। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी इधर, पूर्वी इधर। ठीक है, हम लोग मैप एक बार बता चुके हैं। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई पर स्थान थे, दो स्थान थे, एक पश्चिम में एक पूरब में। एक ऊंचाई पर थे, एक थोड़ी नीचे थे। तो ऊपर वाले स्थान को नगर दुर्ग कहा गया और नीचे वाले स्थान को निचला नगर कहा गया। इसे नगर दुर्ग कहेंगे, इसे निचला नगर कहेंगे। ठीक है, निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। ठीक है, इतना अच्छा से उस समय बनाया गया था कि उनकी दीवारें आज तक कामयाब है, टूटी नहीं है। इसकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई, मतलब जो हम लोग आजकल प्लास्टर कहते हैं, चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। याद रखिएगा कि तालाब कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इसे नोट कीजिएगा, मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है।
ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा अभी। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल, चारकोल किसे कहते हैं? चारकोल जब लकड़ी को जला देते हैं जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चारकोल कहते हैं। चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। एक सरोवर जैसा था बना हुआ इस तरह से, इधर से भी सीढ़ी थी और इस तरह से सीढ़ी थी, और यहाँ पर यह स्नानागार में आप लोग नहाने के लिए बनाया गया था। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ये सारा इसमें जो पानी आएगा वो कहाँ से आएगा? कुएं से आएगा। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, है ना। तो जो बनाया गया था वो विशिष्ट नागरिकों के लिए, जो माने बड़े बड़े अवसर होंगे उसके लिए बनाया गया था, और वो यहाँ पर आके स्नान करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, है ना। यहाँ पर क्या है? भंडार गृह भी मिले हैं। कहाँ? इसको यह नोट करिएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड माने आग के बारे में ये लोग जानते थे। ठीक है, ये जो नगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के प्रांत और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तु मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट जैसे तौलते हैं, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। ओके, यहाँ देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये मानचित्र में थोड़ा सा, ये यहाँ है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चन्हू दरो इसको याद रखिएगा, सुतका कोर और धौलावीरा, सुरकोतदा, है ना। कालीबंगा ये है, राखीगढ़ी, हड़प्पा, है ना। ये सब को ध्यान रखिएगा। ये देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान के उधर ये सब जो है मोहनजोदड़ो है। पाकिस्तान के इधर क्या है? ये लोथल भी देखिए गुजरात के पास है, गुजरात के पास, गुजरात में ही है। ठीक है, तो थोड़ा इस मैप को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए वो स्नानागार है जहाँ पर जो मोहनजोदड़ो मिला है। ये कितना बड़ा विशाल स्नानागार है। ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए था। देखिए इधर से भी उतरने के लिए सीढ़ी है और इधर से ये नीचे जाने के लिए सीढ़ी है। दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई है। इसमें कुएं से पानी भर दिया जाता था। ठीक है, ये चारों तरफ क्या है? बिल्डिंग्स हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिसमें संभवतः कपड़े बदलने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, ओके। भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, घर में भी अलग से स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नालों को सीधी लाइन में इस तरह से बनाया जाता था, आसानी और उसका ढलान, नाली का ढलान दिया जाता था आसानी से, जिससे कि आसानी से वो पानी बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से हम एक बार आपको बताते हैं। एक छोटा छोटा क्या बनाते थे? घर बना दिए। घर बना के क्या हो गया? इस तरह से नालियाँ बनाई थी। नालियों में थोड़ा सा ढलान दिया जाता था, नीचे की ओर हल्का सा ढलान, ताकि पानी बह सके। उसके बाद ये छोटी छोटी नालियाँ आगे जाके मेन नालियों से जुड़ते थे। ये जो मेन नाली थी फिर ये जाके बाहर समुद्र में या कहीं पर जाके मिल जाते थे। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता था। ये सभी योजनाबद्ध तरीके से निर्माण किया जाता था। आगे चलते हैं। नगरीय जीवन। यहाँ की नगरीय जीवन कैसी थी? नगर में कैसे रहते थे लोग, है ना। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक, जो यहाँ पर शासक किसे कहते हैं? जो शासन, किंग,
किंग होते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ें मंगवाते होंगे, है ना। जो शासक है उसको वो क्या करते थे, लोगों को कहते थे आप दूर दूर जाइए, वहाँ से धातु और बहुमूल्य पत्थर लेकर आइए। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, है ना। लिपिक क्या होते थे, जो हर चीज़ पर लिखते थे, मुहरों पर लिखने का काम करते थे। जो मुहर चलती थी, आज उसको हम लोग कह सकते हैं सिक्के, है ना। आज के ज़माने में सिक्के कहा जाएगा, उसमें मुहर होते थे। इनके अलावा नगरों में मुहर, जो मुहर लगाने वाले मुहर, ठीक है, शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्तर पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, है ना। तो उस समय बनाया गया था, तो उस समय जो जाते थे लोग तो वहाँ से गए, कहानी सुने, तो वो कहानी को भी ला के यहाँ अपने बच्चों को या दूसरों को सुनाए, ठीक है। उसके बाद वहाँ से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं इन जगहों से, ठीक है। ये देखिए मिट्टी के खिलौने हैं यहाँ पर बने हुए, ये देख लो मिट्टी के खिलौने हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं ये क्या है पहले। तो सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ये देखिए इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में लिखे हैं। ये देखिए खास लिपि में जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने हैं। ये देखिए यहाँ पर मिट्टी के खिलौने हैं। ऊपर में देख लीजिए जो बोल रहा है कुआं, एक देखिए कुआं है यहाँ पर, देखिए किस तरह से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये नगर है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहले इसे हम देख लेते हैं। ये जो बाट बना हुआ है देखिएगा, पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनसे कई कॉर्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए थे, ठीक है ना। इसके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, ठीक है। जो यहाँ पर है ये सब, है ना। देखिए माला कितना खूबसूरत माला उस समय बनाया गया था। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, पत्थर से बनी मूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिला था। इनमें से कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है ना। तब देखिए यहाँ पर ये जो मूर्ति है इसमें वस्त्र पहना हुआ है, कितना कढ़ाईदार करके ये वस्त्र पहना हुआ है, ठीक है। तो ये सब उस समय मिले थे, ठीक है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा से जो भी चीज़ प्राप्त हुआ है वो हिस्ट्री में क्वेश्चन के रूप में बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ामों में, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। मनके, बाट और फलक हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है ना। ये पृष्ठ 27 पर देखने के लिए बोल रहा है, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देते हैं, ठीक है ना। फ्रेंच क्या है?
फ्रेंच के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रेंच क्या होता था, बालू में गोंद मिलाकर बनाया जाता था, उसके बाद उसको पॉलिश वॉलिश करके तैयार कर देते थे। ऐसे तो पत्थर के बनते थे, लेकिन अलग से अगर किसी चीज़ के पत्थर नहीं मिल रहा है तो फ्रेंच से बनाए जाते थे। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, विशेषज्ञ किसे कहेंगे, जो किसी खास चीज़ का प्रशिक्षण ले लेता था। जो किसी खास चीज़ का प्रशिक्षण ले लेता है उसे उस चीज़ का विशेषज्ञ कहेंगे। जैसे पत्थर तराशने की कला, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि, ये सब का उनको अलग से ज्ञान दिया जाता था। अब यहाँ पर 28 को चित्र को देखते हैं। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी, मतलब जो ऊपर में दिया गया है फिगर, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना ध्यान से बनाया गया है, दाढ़ी भी बनाया गया है, आँख भी बनाया गया है, नीचे वस्त्र की नक्काशी भी की गई है। तो ये किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही किया जा सकता है, सभी इसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ठीक है, हर व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, और पुरुष या फिर महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है, कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं, कच्चे माल किन्हें कहते हैं, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें बड़ी वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, जो बहुमूल्य पत्थर थे, लोहा था, सोना था, चांदी था, ये सब जो वहाँ पर नहीं मिल पाते थे उनका क्या करते थे, आयात करते थे, दूसरी जगह से लाते थे। आयात करना मतलब लाना बाहर से, और निर्यात मतलब भेजना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ऐसा गाड़ी बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ये देखिए फिगर में दिया हुआ है, नाव जैसा बना हुआ है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो तांबे का अब क्वेश्चन आ जाएगा कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो हम लोग आंसर देंगे राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। और कहाँ से होता था, ओमान से भी होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, अब कांसा बनाएगा तो टीन चाहिए, तांबा के साथ टीन मिलता है, तो टीन कहाँ से आता था, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से इसे आयात किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, अभी जो कर्नाटक है, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से होता था। पत्थरों का आयात कहाँ से होता था, गुजरात से। ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। पत्थर को ईरान और अफगानिस्तान, गुजरात से तो मंगाते ही थे, ईरान और अफगानिस्तान से भी मंगाते थे। ये सब को पूरे को नोट कर लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। ये वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने की सामान देते थे। खाने का जो सामान देते थे वो कौन देते थे, किसान ही देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। है ना, इतना चीज़ वो क्या करते थे, उगाते थे। जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल मैंने हल के बारे में भी जानते थे वो लोग। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा के लोग हल के बारे में ज्ञान था कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ, ज्ञान था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं इस क्षेत्र में। अब लकड़ी का हल तो बने हुए थे, लेकिन वो लकड़ी के हुआ करते थे, तो उतना साल के बाद वो लकड़ी नष्ट हो गई, तो वो तो नहीं मिला, लेकिन लकड़ी के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा
पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था, दूर दूर ले जाया जाता। वे वेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है। गुजरात में हड़प्पा नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। धौलावीरा नगर कहाँ था? गुजरात में। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। कहाँ? धौलावीरा के अंदर जाने के लिए। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। अब लोथल नगर भी गुजरात में ही है। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई चीज़ें का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। तो यहाँ पर क्या मुहरबंदी कैसे किया जाता था? पहले किसी जगह पर, जिस पर जगह पर करना, वहाँ पर गीली मिट्टी से पोत दिया जाता था। पोतने के बाद क्या होता है, एक मुहर जैसा जो छाप था उसको उस पर दबा दिया जाता था, जिससे वो वहाँ पर अंकित हो जाता था मुहर। ठीक है। और उसको अगर कहीं ले गया, अगर वो उसमें कोई टूट फूट नहीं है तो समझ जाते थे कि इसमें जो सामान रखा हुआ है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने का उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। अब देखिए, जो हम बताए हैं अभी कि मुद्रा या मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी कैसे की जाती है, तो यहाँ पर बता रहा है। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों पर या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर, मैंने उसका जो जगह था आगे का, मैंने खुला हुआ जो रहता है, जहाँ पर दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा भी बोल सकते हैं। जैसा झोला है या थैला है तो उसका डब्बा का जो ऊपर का जहाँ से सामान रखे हैं, वहाँ पर क्या करते थे, उसको बंद करके गीली मिट्टी से पोत देते थे। और पोतने पर उस पर क्या मुहर लगा देते थे। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों में को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास बनाने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान है, वहाँ का जो सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम लोग अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। हमें और आगे देखते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है कि आज दूसरी सभ्यता के बारे में दिया हुआ, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अच्छा है।
हमने एटलस में मिस्र को ढूंढना है, आप लोग ढूंढिएगा। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेनाओं को क्या किया था, दूर दूर तक भेजा था। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। जो दफनाते थे हम लोग, उसको क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। सुरक्षित रखा जाता था, इसलिए उन्हें मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्य, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक है, यह है मिस्र का पिरामिड, इसी में रखा जाता था। ओके, तो आज हम लोग क्या उपयोगी शब्द सीखे हैं। नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल जैसे खेत जोता जाता है, और सिंचाई। ठीक है, इस अभी यहाँ पर ये बनाना है, आप लोग बना लीजिएगा, मुझे बना लीजिएगा। तो अब आज का चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई खास सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।